अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब अच्छे से हैं. नाउ सिंस you people must be busy with your NEET preparations and board exams are around the corner as well. आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना स्कोर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो. फाइन, जस्ट बाय 30 और 40 मार्क्स से भी आप सेम नॉलेज सेम कंटेंट से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो सो दैट आपका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाए. ठीक है, उसमें से हम वी विल कीप दिस वीडियो वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे दैट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जब आप कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है जिसमें आपका पहला जो लाइन होगी दैट इज इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन में आपका उसमें डेफिनेशन आ जाएगा. ठीक है, वो डेफिनेशन अगर आप एनसीईआरटी से ले रहे हो तो और ज्यादा बेटर है. अगर आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट डेफिनेशन याद नहीं है तो आप अपने वर्ड्स में भी वो डेफिनेशन लिख सकते हो. बट ऑलवेज स्टार्ट अ क्वेश्चन बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट क्वेश्चन. ठीक है, इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट. देन उसके बाद जो आपका मेन कंटेंट होगा उस आंसर का दैट शुड बी प्रेजेंट इन द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में उसका वो कंटेंट होना चाहिए. अब बॉडी पार्ट में भी कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है. फर्स्ट इज दैट आप वो आंसर डायरेक्टली लिख रहे हो इन दी पैराग्राफ्स. ठीक है, आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख रहे हो जिसमें जो वो पढ़ने वाला होता है उसमें उतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है आपका कंटेंट पढ़ने के लिए. फाइन, वही सेम नॉलेज अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट वाइज, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में वो लिख रहे हो, फाइन 4-5 पॉइंट्स में आप आंसर लिख रहे हो तो वो ज्यादा क्रिस्प बन जाता है एंड वो इजी होता है. अब जो एग्जामिनर होता है उसकी लाइफ भी आसान बनानी है सो दैट कि वो जल्दी से आपका पेपर चेक कर ले और आपको अच्छे मार्क्स दे. अगर आप अपनी सेम नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हो पॉइंट वाइज तो उससे पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे. नाउ उसमें बॉडी में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे आपको डायग्राम्स ऐड करनी है. नाउ जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स से ही डायग्राम्स मिल जाए. कभी कभी हमें खुद इनोवेटिव बनना पड़ता है, क्रिएटिव बनना पड़ता है एंड आपको एक डायग्राम बनानी पड़ती है. अगर आपको डायग्राम में कोई नहीं आ रही है देन आप एक ग्राफ के थ्रू भी आप अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हो. ठीक है, कोई भी ग्राफ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि विद द एक्सप्लोर्ड एरिया, अगर हम एरिया ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो जो स्पीशीज होती है स्पीशीज रिचनेस वो इंक्रीज होती है. हर किसी को ये पता है जितना एरिया एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज उतनी ज्यादा नजर आएगी. नाउ अगर आपको यही लिखना है आप सिंपल ग्राफ के थ्रू आप एक साइड से एरिया दिखा सकते हो, आप स्पीशीज दिखा सकते हो एंड आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि जो स्पीशीज है वो इंक्रीज हो रही है. सिंपल ग्राफ, फाइन. लेकिन जब आप ग्राफ ऐड करते हो, डायग्राम ऐड करते हो अपने आंसर में, वो एनरिच हो जाता है. उससे जो प्रोबेबिलिटी है जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा वो और ज्यादा बढ़ जाती है. फाइन, देन उसके बाद आपको अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करना पड़ता है. कंक्लूड में आप क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें ही जो टॉप पे क्वेश्चन है वही एक दो लाइंस में वापस रिपीट करना होता है सो दैट कि उसको एक क्लोजर की सेंस आ जाए आपके क्वेश्चन में. ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं दैट कोई भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हम देख रहे हैं एक ट्रेंड होती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, वो रिपीट होते हैं. सो अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे उससे भी आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाएगी, एज मिलेगी कि क्या पूछते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अगली बार फिर से आपसे वो पूछ सकते हैं. जैसे 12th एग्जाम में गैमेटोजेनेसिस बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी फिर से पूछेंगे. अगर आप ऐसे क्वेश्चन पहले ही टारगेट करके रखते हो तो आपका टाइम भी बच जाएगा वहां पे और आपको मार्क्स भी ज्यादा ऐड हो जाएंगे. ठीक है, नाउ देन देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, जो बिल्कुल बेसिक है, दैट इज यू नीड टू अटेम्प्ट द पेपर इन सीक्वेंस. अटेम्प्टिंग द पेपर इन सीक्वेंस मींस कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको वहीं से स्टार्ट करना है, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 3. इससे क्या होगा, अब एग्जामिनर जो है जो आपका पेपर देखता है तो अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है तो उसको इजी होता है आपका पेपर इवैल्यूएट करना. फाइन, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं आ रहा है, देन आप कैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करोगे. आप उसके लिए जगह रख सकते हो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे. फाइन, देन इसके बाद फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, आपके आंसर में इंपॉर्टेंट लाइंस होती है वो आपको अंडरलाइन करनी चाहिए. ठीक है, मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही आंसर होगा, एक क्वेश्चन में हम अपना आंसर कहीं कहीं पे अंडरलाइन करते हैं, वो ज्यादा अच्छा दिखता है एज कंपेयर टू आंसर जो आपने अंडरलाइन नहीं किया है. ठीक है, जो आंसर हम अंडरलाइन नहीं करते हैं तो उसमें जो वैल्यू होता है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो
कम होता है, होना नहीं चाहिए बट होता है, ठीक है, बिकॉज जो एस्थेटिक्स होती है पेपर की वो इंप्रूव हो जाती है जब आप अंडरलाइन करते हो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसके लिए एग्जामिनर में भी ये भी फायदा फिर से होता है, वो जल्दी जल्दी आपका पेपर चेक कर सकता है, उसको आइडिया मिलता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने पेपर बहुत बढ़िया किया है। फाइन, देन इसके बाद हम देखते हैं दैट यू शुड नॉट गिव अप, ठीक है, ये लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर सॉल्व करने में, दैट वी शुड नॉट गिव अप। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसमें आप क्या करोगे? देखो एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है, या कोई भी टीचर होगा वो यही चाहता है कि स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करे। इसी तरह से जो आपका एग्जामिनर के पास पेपर आता है वो चाहता है कि आप पास हो जाए, आप अच्छा स्कोर करें, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। नाउ आपने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा जिसमें आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब आपने पूरा साल नीट पढ़ा है, आपने हार्ट की प्रिपरेशन ही नहीं की है कि कैसे बनाना है, आपने इसकी तैयारी नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, अब आप इसमें क्या करोगे? एक ऑप्शन है आपके पास, आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली छोड़ दोगे, ठीक है, तो एग्जामिनर के पास आप कोई भी ऑप्शन नहीं रख रहे हो सो दैट कि वो आपको मार्क्स दे, ठीक है। नाउ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ लिखो इसमें, एटलीस्ट आप हार्ट की डेफिनेशन ही लिखो, कुछ लिखो, मस्कुलर ऑर्गन है, ओब्लिकली प्लेस्ड है, कुछ ना कुछ लिखो सो दैट 3 में से आपको 1 मार्क्स मिल जाए, 5 में से आपको 1 मार्क्स मिल जाए। वो कभी कभी 1 मार्क्स भी बहुत बड़ा हो जाता है। वही अगर हम पूरे एग्जामिनेशन में वो 1 मार्क्स देखेंगे, 2 मार्क्स देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ 10-12 मार्क्स और ऐड हो जाता है। सो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर में लिखना है, बट इतना कुछ भी नहीं कि अगर आपको कुछ और पूछ रहे हो, आप बिल्कुल ही कुछ और पूछ रहे हो, थोड़ा बहुत यू नीड टू बी रेलेवेंट, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका आंसर है उसको और अच्छा दिखाने के लिए आप उसको जब कंप्लीट कर रहे हो उसको एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आपने अपना आंसर कंप्लीट किया, ये आपने अपना आंसर कंप्लीट किया, आप कुछ लिख रहे हो, देन ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, उसको लाइन पे क्लोज कर दो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी बॉटम पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आंसर है वो एक अगले फ्रेश पेज पे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड स्टार्ट न्यू आंसर, न्यू क्वेश्चन बाय राइटिंग इट ऑन न्यू फ्रेश पेज, ठीक है। सो दैट कि वो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए और आपकी जो अपीयरेंस है आंसर की वो भी इंप्रूव हो जाए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं इन एन एग्जामिनेशन। अगर हम देखेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह से ये सेमीफाइनल ही है एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। सो दैट कि आपको जो है नीट के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाए एंड इसमें आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। ज़्यादा आपको जो है फोकस नहीं करना है इस पर, बिकॉज अल्टीमेटली उतने मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। हाँ, उतना कम भी फोकस नहीं करना है कि खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो यू नीड टू बी मॉडरेट इन योर अप्रोच एंड इसको कम से कम टाइम देना है एंड अपने आंसर्स में कोशिश करनी है वो इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, लव ब्लेस यू।